नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 12 बज चुके हैं और 12 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी जीएस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको जीएस पढ़ाता हूं, जिसमें मैं आपको जीएस में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आया हूं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। इसी तरीके के इसी तरीके से आप क्वेश्चन सब करोगे तो इन्हीं आधार पर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करते हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनके आधार पर हम आगे की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो थ्योरी के बाद में अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे एग्ज़ाम के क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, एक बात मैं बता दूं, हाँ कल क्लासेस नहीं हो पाई थी, कल किसी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी, कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया था जिसके बाद में मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी। लेकिन आज आपकी क्लास फिर से आपके सामने मैं लाइव हाजिर हूँ। तो कई लोगों का कहना था कि मैं कहीं मेला वेला देखने तो नहीं गया हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ। हाँ जी, आकाश भाई, आकाश बिल्कुल बढ़िया हैं। आकाश एएसपी गौरी अम्बेडकर वादी बिल्कुल बढ़िया हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून सभी को। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने साथी मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में, सभी को गुड आफ्टरनून। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है सेशन को शेयर, और शेयर करने के बाद में फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शेयर करने के बाद में इतना डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कि हमें बाद में पढ़ाई करने पे मैं आपसे बोलूँ कि आप शेयर कर दो शेयर कर दो। बात की कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप शेयर कर दीजिए जितने लोगों को आप कर सकते हो। शिखा कुमारी नमस्ते, जय माता दी। चित्रांशी चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है आपकी स्क्रीन पर, और ये है आपका। सबसे पहले शेयर जरूर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, तब बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ऑप्शन क्या होगा, यहां पे ऑप्शन है आपका आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 15। तो बता दो क्या आंसर होगा, जिसे हम कहते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो कानून है या आर्टिकल है, वो आर्टिकल क्या है आपका। और आर्टिकल नंबर आ रहा है 17। आकाश का भी आंसर आ रहा है बी, गौरी का भी, चित्रांशी भी बता रही हैं बी, एसपी। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी लोगों ने। ऑप्शन नंबर यहां पे 17 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे क्या है कि ये जो कानून है, या फिर कहेंगे ये आपका जो आर्टिकल है, किसके अंतर्गत आता है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। और मूल अधिकार जो है समानता के, मूल अधिकार में भी आपका समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से 18 तक। तो आर्टिकल 14 से 18 तक जो है आपका वो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। और मूल अधिकार में भी कौन सा, मूल अधिकार में ये समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, ये समानता का अधिकार है। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आपका आर्टिकल 17 आता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहले मैं बता दूं आर्टिकल 16 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 16 आपका जो होता है, गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं उनमें अवसर में, उनमें समानता देना, जो अवसर होते हैं उनमें समानता देना। आर्टिकल 18 की बात करोगे तो उपाधियों के उन्मूलन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 15 जो है वो आपका राज्य जो है आपका धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, हाँ भी सबका सही है। जिन लोगों ने 17 दिया था उनका सबका सही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गलत होगा तो मैं सबके नाम लेके बताऊंगा कि हाँ इन्होंने गलत दिया है, लेकिन अभी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। और जितने आगरा के लोग हैं यहाँ पे, मुझे अगर आगरा के लोग यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। सामने आपके सामने ऑप्शंस हैं 4, और 4 ऑप्शन में एक है आपका बहलोल लोधी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां और सिकंदर लोधी। तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आंसर क्या होगा। भाई एएसपी, जो भी चीजें हैं वो आप अपना पर्सनल कर लो, यहाँ पे नहीं, ये पब्लिक है और पब्लिक की बात है, पब्लिक सब जानती है, ये बात आपको पता है। जो चीजें भी करनी है वो आप यहाँ मत करो। ठीक,
आकाश का आंसर है डी, एएसपी का भी आंसर आ चुका है डी, गौरी का भी आंसर आ चुका है डी। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और ये दिल्ली सल्तनत का शासक था। अगर लोदी की बात आ रही है तो दिल्ली सल्तनत का कौन से वंश का शासक था, ये लोदी वंश का शासक था। ठीक है, तो ये किसका शासक था, लोदी वंश का, जो आखिरी वंश हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में, ये उसका शासक था। और इसने लोदी वंश का, इसे कह सकते हो दूसरा शासक था। तो इसका मतलब पहला शासक होगा, और पहला शासक होगा वो कौन होगा, वो संस्थापक होगा। तो पहला संस्थापक यानी जो लोदी वंश है उसका जो संस्थापक है वो कौन है, वो है आपका बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की जाती है। और लोदी वंश के बाद में आते हैं सिकंदर लोदी, और ये लोदी वंश के दूसरे शासक बनते हैं। और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कौन सी बनाई, वो आगरा को राजधानी बनाया। और इन्होंने 1506 में क्या किया, दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा राजधानी बनाई। इसी वजह से कहा जाता है कि आगरा की स्थापना करने वाले कौन हैं, तो वो हैं आपके सिकंदर लोदी। और आपसे पूछा जाए अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक हैं आपके इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो थे, इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाते हैं, किसमें, पानीपत के युद्ध में हार जाते हैं। और 1526 की लड़ाई में, पानीपत के युद्ध में बाबर से हारने के बाद में लोदी वंश का शासक और दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म हो जाता है। उसके बाद में आता है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, बाबर करता है। मुगल साम्राज्य स्टार्ट कब होता है, 1526 में होता है, जब इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर दिल्ली सल्तनत की ट्रिक जाननी है तो आपको ट्रिक क्या जाननी है, एक ट्रिक है गुल खिले तो सांस लो। ठीक है, गुल खिले तो सांस लो, इसमें दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं वो वंश यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ गुल की बात करूँ तो गुल से हो जाएगा आपका गुलाम, और खिल से हो जाएगा आपका खिलजी, तो से हो जाएगा आपका तुगलक, सा से हो जाएगा आपका, सा से हो जाएगा सैयद, और लास्ट बचा लो, तो लो से हो जाएगा आपका लोधी वंश। तो इस तरीके से आपके पांचों वंश की बात आ जाती है इसी ट्रिक के अंदर। तो आपसे अगर क्रम भी पूछा जाए कि सबसे पहला कौन सा आया, सबसे पहले गुलाम, और सबसे लास्ट कौन सा आया, सबसे लास्ट आया लोधी। ठीक है, और लोधी वंश के बाद में आपका दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है। सिकंदर लोधी नहीं, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। हाँ बिल्कुल, सिकंदर लोधी नहीं होगा, सिकंदर लोधी ने ही। ठीक है शिखा कुमारी, आगे बढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ये तो सब बता देंगे मुझे लगता है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ऑप्शन ए है अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका। तो सहारा मरुस्थल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, क्या है ये, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये याद रखना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसका मतलब गर्म है तो ठंडा भी होगा कोई ना कोई। तो ठंडा मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल या फिर रेगिस्तान कहां पर है, ये है आपका ऑप्शन, क्या है आपका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। और आंसर आ चुका है, शिखा कुमारी ने आंसर दिया है ए, एएसपी का आंसर आ चुका है ए, तो चित्रांशी का भी आंसर आया है ए। तो जिन लोगों का ए आंसर है वो बिल्कुल सही है कि आपका सहारा मरुस्थल, हाँ आकाश बिल्कुल ए आंसर है। सहारा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये कहाँ पर आता है, अफ्रीका में आता है। राधे राधे भाई वर्मा जी, राधे राधे। ठीक है, आकाश दीपाली आंसर ए, ऋतु कुमारी का ऑप्शन नंबर ए। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। पूछा जाए तो ये कितना है, ये लगभग एक, अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाए तो इसका एरिया है लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर का स्क्वायर। इतना इसका एरिया है, जो लगभग आपका कितना बन जाएगा, जय हिंद भाई आर्मी लवर, जय हिंद। तो यहाँ पे और फैला कितने देशों में है, तो अफ्रीका की ये 10 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में, अफ्रीका के 10 देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। तो ये तो थी आपके सहारा मरुस्थल से रिलेटेड। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो याद रखा कि सबसे बड़ा है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। और ये ध्रुवीय रेगिस्तान है, क्योंकि कहां पर है, ये पोल पर हैं। अगर बात की जाए पोल के अलावा, तो पोल के अलावा में सबसे बड़ा हो जाएगा सहारा मरुस्थल। और अगर पोल की बात की जाए, पोल भी अगर आप काउंट कर लो, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अंटार्कटिका होगा ऋतु कुमारी। और अंटार्कटिका ही लिखा मैंने, अंटार्कटिका होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाता है। और ये कैसा रेगिस्तान है, ये ठंडा रेगिस्तान है। कैसा है, ठंडा
रेगिस्तान है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि ये लगभग कितने, जैसे अगर इसकी बात आए, जैसे मैंने बताया 3.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है, तो ये कितना है, ये 14.2 किलोमीटर स्क्वायर है, 14.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। तो इससे तो ये लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो आप सोचो कि 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन ही होगा, यही होगा ना, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है और ये ठंडा मरुस्थल है। और कहाँ पर है, ये पोल पर है, पोलर रीजन में पाया जाता है। लाइक कर दो सभी फ्रेंड, बिल्कुल आकाश ऐसा ही है, लाइक कर दो, जितने भी साथी हैं लाइक जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं, इंडिया की, चलिए इंडिया की बात आती है, तो इंडिया में कितने मरुस्थल पाए जाते हैं, इंडिया में कितने मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इंडिया में आपके 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एक है आपका थार मरुस्थल जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल ऋतु कुमारी, 2 मरुस्थल पाए जाते हैं। तो 2 मरुस्थल में आपका एक है आपका कौन सा, एक मरुस्थल जिसे हम कहते हैं गर्म मरुस्थल, जो कहां पर है, आपका राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में जिसका नाम है पश्चिमी, राजस्थान के अरावली पर्वत के पश्चिम में पड़ता है, जिसका नाम है थार मरुस्थल। और दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, वो भी आपका थार मरुस्थल है, जो इंडिया में है। ठीक है। और दूसरा मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख का मरुस्थल है, जिसे हम ठंडा मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया। बिल्कुल ऋतु कुमारी, 2 हैं, आर्मी लवर 2 हैं, बिल्कुल जी। चलिए गौरी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो अशोक हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था। और चित्रांशी ने, शिखा कुमारी ने सी आंसर दिया, डिलीट कर दिया। चित्रांशी का आंसर डी है और गौरी और आर्मी लवर, गौरी का आंसर सी और आर्मी बता रहे हैं ए। तो यहां पे एक आंसर क्या होगा कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो ये कब ग्रहण किया था, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कलिंग युद्ध को लड़ा। ठीक है, कलिंग युद्ध को लड़ा। अब कलिंग युद्ध लड़ने के बाद में हुआ क्या, तो बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, बहुत लोगों का खून बहा। तो उस खून से क्या हो गया, इनको क्या हुआ, अपने आप में थोड़ा सा घृणा लगी कि मैंने ये क्या किया है। तो कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने क्या किया, कलिंग युद्ध में इनके बाद में इन्होंने एक धर्म था जो आपका बौद्ध धर्म था, इसको अपना लिया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में, भीषण नरसंहार के बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। और किसके साथ में, यानी किसके प्रभाव में अपनाया, तो उनका नाम था उपगुप्त। तो उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ने हाँ बिल्कुल सही है, चित्रांशी का सही है, आकाश सही है, ऋतु कुमारी बिल्कुल सही है। तो अशोक ने क्या किया, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त, उनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया। और फिर उसके बाद में अशोक ने क्या, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, प्रचार और प्रसार करने में लगे, जिसमें उन्होंने कई सारे शिलालेख बनवाए, कई सारे शिलालेख के अलावा उन्होंने कई सारे स्तूप बनवाए। और इन्होंने जो प्रचार किया, भारत के अलावा भारत, श्रीलंका, श्रीलंका के बाद में अफगानिस्तान, यूनान, और इसके अलावा दक्षिण एशिया में इसका प्रचार किया। और कलिंग युद्ध की बात करते हैं, तो कलिंग युद्ध जो था वो इनका कौन से शिलालेख में आता है, तो 13वें शिलालेख के अंदर पूछा जाता है या बताया गया है। 13वां जो शिलालेख था उसमें जिक्र किया गया है कि अशोक जो थे उनका कलिंग युद्ध हुआ था। लेकिन मुझे पता चल गया, मुझे भूल जाते हो सर, तो मैं अपनी तारीफ मैं किसी को नहीं भूलता हूँ, आंसर आ जाता है मैं देख लेता हूँ, आंसर बता देता हूँ। ऋतु कुमारी ने बिल्कुल सबके आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही जो धर्म है ये किसके द्वारा चलाया गया था। केतली ए है आपका शाहजहां, गुरु नानक देव, कबीर और अकबर। तो दीन ए इलाही धर्म है जिसे हम ईश्वर का धर्म भी कहते हैं, यानी इलाही यहाँ पे ईश्वर का नाम है। तो दीन ए इलाही का अगर आपसे मतलब पूछा जाए तो ये है आपका ईश्वर का धर्म। ठीक है, और इसको चलाने की बात की थी, यानी किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आंसर आ रहा है चित्रांशी, आपका पहला नाम ले लिया अकबर, गौरी ने अकबर बताया है, वर्मा जी ने अकबर, नमस्ते भाई शिवा राजपूत, आर्मी लवर, शिखा कुमारी, सभी का आंसर आ रहा है अकबर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अकबर। तो अकबर क्या है, यानी अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और कब की थी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसकी जो स्थापना की थी वो कब की थी, 1582 में की थी। कब की, 1582 ईस्वी में की थी। और 1582 ईस्वी के बाद में यहाँ पे हुआ क्या था, यानी इस धर्म में था क्या, ये एक तरीके का समन्वयवादी धर्म था।
तो समन्वयवादी धर्म का मतलब है कि इन्होंने सभी धर्मों के जो तत्व हुए थे, यानी मूल तत्व जो होते थे, गुण जो होते थे, उनको इसमें शामिल किया था। सबसे ज्यादा जो प्रमुख था इसके अंदर क्या था, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के प्रमुखवादी होते थे, या फिर कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रमुखता जो मिलती है वो इन दोनों धर्म की मिलती है, बाकी सारे धर्म इसमें शामिल थे। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या था, इस पहल में क्या करना था, साम्राज्य जो हमारा साम्राज्य था उनको दिखाना था कि हम एक हैं। ठीक है, उनका एकता के रूप में मजबूत करना था। इसी वजह से इन्होंने जो नवरत्न है, नवरत्न में आपने देखे होंगे बीरबल, ठीक है, बीरबल के अलावा अबुल फजल हो गए, अबुल फजल के अलावा फैजी हो गए, इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इस धर्म को अपनाया भी था। और अपनाने के बाद में क्या हुआ कि इस धर्म का प्रचार भी किया, लेकिन इस धर्म के प्रति जो मौलाना और उस टाइम के लोग हुआ करते थे वो उदासीन थे, यानी इस धर्म को उन्होंने इतना ज्यादा स्वीकार नहीं किया। और जब वो इतना ज्यादा स्वीकार नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है तो अकबर की मृत्यु के बाद में क्या होता है, उसके साथ में धर्म की समाप्ति हो जाती है, इस धर्म का अंत हो जाता है। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना भले ही अकबर करते हैं 1582 में, लेकिन यहां पर इसके प्रति लोग उदासीन हो जाते हैं, उदासीन के वजह से यहां पे इस धर्म की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, केवल 19 मेंबर थे इसके अंदर, केवल जब तक अकबर ने इस धर्म को चलाया तो केवल 19 मेंबर ही इसमें शामिल हुआ करते थे। भैया आप तो ऑलराउंडर ना भाई, इतने भी ऑलराउंडर ना है। क्रिकेट की बात करो तो क्रिकेट में जरूर ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करा लेते हैं भाई। सबसे पहले किसने अपनाया था, वो बीरबल ही थे। ठीक है, सबसे पहले अपनाने वाले भी बीरबल थे। आज कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला है भाई, तुम्हारी गली में निकला होगा, पता नहीं कौन से चांद की बात कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ हो जाए भाई, आ जाना कभी। विशाल चौहान, पढ़ने तो आती ही हो लेकिन अब तुम खेलने भी आ जाना, तुम कर लो मैच। कौन सा सुमेलित नहीं है, ए है यहाँ पे बिहू डांस असम का है, ओणम जो है वो आंध्र प्रदेश, पोंगल जो त्योहार है वो तमिलनाडु, बैसाखी जो है पंजाब। इनमें से बताना है कि एक तरफ आपको फेस्टिवल दिए गए हैं, दूसरी तरफ में आपका क्या दिया गया है, दूसरी तरफ में आपको राज्य दिए गए हैं, तो कौन सा इस जगह पर गलत है ये बताना है। सर हमारी गुड आफ्टरनून नहीं ली भाई, ले ली रूही, गुड आफ्टरनून, सबकी गुड आफ्टरनून ले लेता हूं मैं तो, और फिर दोबारा से बोल देता हूं जितने साथी अभी नए जुड़े हैं उनको गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब सेशन को आप शेयर कर दो इसी के लिए, फिर मैं भी कहूँगा कि आपने मेरा सेशन शेयर नहीं किया। बी आंसर आ रहा है, रितु कुमारी बता रही हैं, गौरी ने बताया बी, वर्मा जी भी, आर्मी लवर बता रहे हैं बी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि यहाँ पे जो ओणम है ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपका केरल में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की जगह पे यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केरल। और हमें बताना था क्या, जो सुमेलित नहीं है, और नहीं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब यहाँ पे सही हैं, और सही हमें बताने नहीं थे क्योंकि गलत बताना है, गलत हम आसानी से बता देते हैं, सही नहीं आता भले ही। लंदन किस नदी के किनारे हैं, सब लोग जानते होंगे इसको। तो अगर आपने नमस्ते लंदन देखी होगी, नमस्ते लंदन में आपका वहाँ पे जो कसम खाई जाती है वो उस नदी की खाई जाती है। तो आपका क्या है, टिग्रिस, टेम्स, टाइबर और दानव। चित्रांशी ने बता दिया है, शिवा का आंसर, शिखा कुमारी, गौरी का आंसर, वर्मा जी ने आंसर बता दिया, और सबका आंसर आ चुका है। बिल्कुल सभी का आंसर सही है, और बिल्कुल सही आंसर दिया है, टेम्स नदी है। यानी लंदन की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जैसे अपने यहाँ पे गंगा सबसे पवित्र मानी जाती है, ऐसे ही इंग्लैंड की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो टेम्स नदी मानी जाती है। सुना, आप हमें याद कर रहे थे। चलो, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे बात की जा रही है, अवमूल्यन क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, बी है आपका विदेशी मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा में वृद्धि, और सी है आपका मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी, और डी यहाँ पे है किसी अर्थव्यवस्था में अनिवार्यों के मूल्यांकन में गिरावट। तो अवमूल्यन क्या होता है, तो अवमूल्यन होता क्या, ये अगर आपको बता दिया जाए। फाइनली आदित्य चौधरी आ चुके हैं भाई, उनका कमबैक हो चुका है। ठीक है जी, अब स्टार्ट कर दें पढ़ाई। आदित्य भाई नमस्ते। नेटवर्क अमेरिका का लगाया जाए। तो यहाँ पे अवमूल्यन क्या होता है, जैसे किसी देश की जो मुद्रा होती है, तो किसी देश की मुद्रा को जैसे मान लो मैं अपने देश की बात करूँ, तो अपने देश की मुद्रा को मैं विदेशी देश की मुद्रा के तुलना में क्या कर दूं, कम कर दूं, इसका मूल्य क्या कर दूं, कम कर दूं। जैसे आप देखते हैं ना, डॉलर के भाव बढ़ गए, तो हम क्या कहते हैं, डॉलर का बढ़ना
हमारे देश की मुद्रा का कम होना, डॉलर का बढ़ता है और हमारे देश की मुद्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे ही हमने क्या बोला है, इसे ही अवमूल्यन बोला है। तो यहाँ पे अवमूल्यन मैंने बता दिया कि यहाँ क्या होगा, जैसे अगर डॉलर है, डॉलर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है रुपया क्या होगा, रुपये की जो कीमत होगी, वो मूल्य जो होगा वो क्या है, जो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सी है सर, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब होगा क्या, तो जैसे ही यहाँ पे मुद्रा होगी तो हमारा क्या होगा, बाहरी मूल्य जो है, यानी अपने अंदर तो हम लेंगे, अगर वो 10 रुपया तो 10 रुपये में ही जाएगा, लेकिन जो बाहरी मूल्य जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, हमारे मूल्य में गिरावट आ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा के बाह्य मूल्य में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ये किसको इफेक्ट करेंगे, तो हमेशा याद रखना कि इकोनॉमी का एक कंसेप्ट है सीधा सीधा कि डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट डालती है। तो जितनी भी चीजें होंगी वो डिमांड और सप्लाई को ही क्या करेंगी, कम करेंगी। तो इसका मतलब है डिमांड एंड सप्लाई को कम करना और बढ़ाना। तो कंट्रोल करने की यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है इसके अकॉर्डिंग, अब मूल्यन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और कंट्रोल का करने का काम कौन कर रहा है, आरबीआई करता है। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या, हम यहां पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। अवमूल्यन करने का मतलब है हमने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया और यहां पे इंपोर्ट होता है वो हो जाता है कम। अब तो गई गुरुजी क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे है। बिल्कुल सबके जो आंसर आ रहे सी बिल्कुल सही हैं। एटीएम, एटीएम का अर्थ बता दो। एटीएम तो भाई सबके पास में ही होगा, इसका अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बताना है, क्या होगा बताओ। बता दीजिए क्या आंसर होगा। आंसर आ चुका है, माई लवर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आर्मी लवर, सॉरी आर्मी लवर बता रहे हैं, वर्मा जी बता रहे हैं ए, गौरी ने बता दिया ए, और आदित्य चौधरी भी बता रहे हैं ए। तो जो लोग ए के साथ में हैं तो ए क्या है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम का जो अर्थ है, एटीएम का अर्थ क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। जो भी, हाँ जी कुछ भी मान लो, अब जो बोल दिया तो बोल दिया, अब उसको मैं पीछे तो ले नहीं सकता। तो यहाँ पे बात आती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन की। और इसका मतलब क्या है, ये यूज क्यों किया जाता है, सबको पता है भाई, हमें क्या है, जिसके अकाउंट में पैसे होंगे तो वो पैसे यहाँ पे निकालेगा, तो धन का लेन देन होगा वो किसके द्वारा होगा, वो इसी के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें बैलेंस जानना हो कि हमारा भाई बैलेंस कितना है, तो हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं कि मैं पता हो भाई मेरे में जैसे जीरो है तो जीरो का देखने जाऊंगा तो जीरो ही दिखेगा। तो जैसे, और इसके अलावा हमें क्या करना है, इसका पिन बदलना हो, पिन बदलने के लिए भी हमें एटीएम का यूज करना पड़ता है। अब तो यूपीआई में भी क्या होता है, एटीएम का यूज होता है, यानी यूपीआई जब हम बनाते हैं तो एटीएम का यूज किया जाता है। तो पिन बदलना यूपीआई के लिए, बैलेंस के लिए, लेन देन के लिए, तो इसका यूज ये होता है किसका, एटीएम का। और आपसे अगर मैं पूछूं कहाँ जा रहे हो भाई, अब रूही भाई है ना। एटीएम का जो आविष्कार किया था, तो आविष्कार बता दीजिए क्या हो, किसने किया था, एटीएम का आविष्कार किसने किया था। और मैं बता दूं कि भारत में जो पहला एटीएम लगाया था, तो भारत में पहला एटीएम जो लगाया था वो किसने लगाया था, एचएसबीसी ने लगाया था। भारत में पहला एटीएम लगाने वाली बैंक कौन सी थी, तो पहला एटीएम अगर लगाने वाली बैंक पूछा जाए तो वो कौन थी, एचएसबीसी बैंक थी। और इसने कब लगाया था, 1987 में लगाया था। कब लगाया था, 1987 में लगाया था। तो 1987 में पहला एटीएम भारत में लगा था। और ये किस बैंक ने लगाया था, तो उस बैंक का नाम है एचएसबीसी और हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। ठीक है, नाम क्या है इसका, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है इसका, लंदन है। सबसे ज्यादा एटीएम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एटीएम भारत में किसके हैं, तो एसबीआई के सबसे ज्यादा एटीएम है। और मैंने पूछा था, हाँ भाई नेक्स्ट तब आएगा ना, इससे बात हो जाएगी। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आविष्कार पूछा था, किसी का आंसर नहीं आया, यही तो पूछा है। आंसर किस, बताओ जल्दी से क्या होगा, एटीएम का आविष्कार किसने किया। अगला बात करते हैं, तो अगला ये है कि यूएन में सबसे पहला भाषण, हिंदी में देने वाले भाषण किसने, यूएन जनरल असेंबली के समझ हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यूएन में सबसे पहला हिंदी में भाषण किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आके आपके सामने है, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, ए बी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री। तो बता दो आंसर क्या होगा कि हिंदी में यूएन में भाषण देने वाले सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले भारतीय कौन थे, क्या आंसर होगा।
माना नहीं किया, किस बात की बात चल रही भाई, पूछ लिया। नेट वीक। शिव राजपूत का आंसर डी है, आंसर आ रहा है सी और डी। सब लोग अपना सी और डी आंसर बता रहे हैं, लेकिन अभी तक सही आंसर नहीं आया है। और ये बता रहे हैं, आदित्य ने बताया अटल विपरीत वाजपेयी। तो विपरीत नाम से तो कोई भी नहीं थे भाई, लेकिन हाँ आंसर मैं बताऊंगा सही है। तो जहां पर जो लोग इसके साथ में जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के, तो ए बी वाजपेयी का मतलब क्या है यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे, वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। और ये कब, यानी कब दिया था, अगर इन्होंने पूछा जाए आपसे तो कब दिया था, इन्होंने 1977 में दिया था। और 1977 में अटल बिहारी कौन थे, तो अटल बिहारी जो थे वो विदेश मंत्री थे। क्या थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री हुआ करते थे। और यहां पर सरकार किसकी थी, तो सरकार थी मोरारजी देसाई की। किसकी सरकार थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी। और यहां पे पहले विदेश मंत्री ऐसे हुए जिन्होंने पहली बार यूएन में हिंदी को सपोर्ट किया, हिंदी में भाषण दिया। और वहां पर बोला, सबसे पहला सेंटेंस क्या था कि संयुक्त राष्ट्र में मैं नया नहीं हूं, मैं संयुक्त राष्ट्र में मैं नया हूं लेकिन भारत नहीं। इनका जो भाषण था, पहली लाइन थी, जो टैगलाइन बन गई बाद में, वो क्या थी कि संयुक्त राष्ट्र में मैं नया हूं लेकिन भारत नहीं, भारत वही है। और ये एक अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं, आपको मालूम होगा कि ये सबसे अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं उस टाइम के। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है। तो ये बस इतना बताना है कि कोयले के प्रकार कितने होते हैं। कोयले के प्रकार 4 होते हैं, और 4 प्रकारों में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कार्बन किस में होता है ये पूछा जा रहा है। और सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो कौन सा होता है ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या हो गया, आंसर नहीं आ रहे किसी के। आंसर दो भाई, आंसर कहां रह गए सबके आंसर आज। आदित्य चौधरी, ए आंसर, सबका ए आंसर है सर। आज भारत की क्लासिकल लैंग्वेज पहले थी, अब 13 हो गई हैं। ए आंसर है एंथ्रासाइड, ए आंसर बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है ए। चलो छोड़ो, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइड कोयला। ये कोयले के 4 प्रकार दिए गए हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो यहाँ पे जो 4 प्रकार हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो कार्बन होता है वो इसमें होता है। इसमें लगभग आपका जो कार्बन होता है वो कितना होता है, लगभग 86 से 96% तक का कार्बन इसके अंदर मिल जाता है। इस वजह से इसको सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और भारत में ये कहाँ मिलता है, तो भारत में ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। बिटुमिनस की मैं बात करूं तो बिटुमिनस के अंदर लगभग 77 से 80% या फिर 87% जो है वो कोयला मिलता है। तो ये कौन सा है, बिटुमिनस है। ये सामान्य किस्म का कोयला होता है। बिजली का जो उत्पादन किया जाता है, उस बिजली के उत्पादन में सबसे ज्यादा सहायक कौन सा है, बिटुमिनस है। और ये झारखंड का एरिया हो गया, आपका बंगाल का एरिया हो गया, उड़ीसा का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, ये इन जगह पे पाया जाता है। लिग्नाइट जो है इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। और लिग्नाइट के अंदर जो आपका कोयला पाया जाता है ये आपका लगभग 25 से 50% कार्बन के अंश इसके अंदर पाए जाते हैं। और आपका जो एरिया है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन एरिया में लिग्नाइट पाया जाता है। इसे भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। और सबसे खराब कोयला जो होता है वो कौन सा है, जिसके अंदर सबसे कम कार्बन होता है, और इसके अंदर 25% से कम कार्बन होता है। ठीक है, 25% से भी कम कार्बन होता है। हाँ बिल्कुल, 85 से 95 होता है, 86 से 96 बोलो। पीठ सबसे खराब होता है, बिल्कुल निशा सिंह ने बता दिया, दे तो दिया सर ये, हाँ जी बिल्कुल ए आंसर दे दिया। आगे बढ़ते हैं, वो मेरे लैपटॉप में नहीं दिख रहा है इस वजह से मैंने बोला था। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे लैपटॉप में क्यों नहीं चल रहा ये, ट्वेल्व का बी आंसर भी दे दिया, वाह ये हैं होशियार बच्चे। मैं थोड़ा सा बिजी, क्या हुआ, आंसर आ गया। शार्क का स्थायी सचिवालय कहां पर स्थित है, तो शार्क का स्थायी सचिवालय कहां पर स्थित है, आपके सामने ऑप्शन है, कोलंबो, काठमांडू, नई दिल्ली और इस्लामाबाद। आंसर आ चुका है, शिवा राजपूत ने आंसर दे दिया है सबसे ज्यादा, शिखा कुमारी बी आंसर, चित्रांशी चौहान बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, और सभी लोग का बी आंसर है। तो बिल्कुल सही
आंसर है यहाँ पे। शार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पर है? काठमांडू है आपका नेपाल में। और काठमांडू क्या है अपने आप में? काठमांडू अपने आप में है घाटी। और अगर ये घाटी है तो ये कहाँ मिलेगी? तो ये घाटी है तो ये भारत की, यानी ये ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय जहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है, और इसकी एक रेंज मिडिल हिमालय की रेंज जिसके हम महाभारत रेंज कहते हैं। तो ग्रेटर हिमालय और महाभारत के रेंज के बीच में जो घाटी मिलती है नेपाल में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम काठमांडू कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म की बात करो शार्क की, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना होती है, तो स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो स्थापना होती है इसकी 8 दिसंबर 1985 को। तो 1985 में इसकी स्थापना होती है, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। इसके अंदर 8 मेंबर हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघीय सरकार में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है संघीय सरकार में क्या होता है। बिल्कुल आदित्य चौधरी, 8 दिसंबर को होती है। क्लास को लाइक तो कर दो कंजूस लोग भाई। हर्ष वर्मा इतनी देर से कह रहे हैं, हर्ष वर्मा भी कह चुके हैं, आकाश नाम, आकाश दीपाली जो है वो भी बहुत बार कह चुके हैं। क्लास को लाइक तो कर दो भाई, जुड़े हो तो एक आध बार लाइक तो कर दिया करो, इतना गुस्सा। आदित्य चौधरी का आंसर है शिवा राजपूत, सब लोग बता रहे हैं बी। तो यहां पे क्या होगा, देखो संघीय सरकार के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। तो संघीय सरकार जब आती है तो संघीय सरकार का मतलब है ये किस पर डिपेंड है, ये आपका, ये यहाँ पर उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या फिर संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद किसके? लोकसभा के। लेकिन यहाँ पे ना तो मंत्रिपरिषद की बात आ रही है ना लोकसभा की बात आ रही है, यहाँ पे आ रही है शक्तियों के विभाजन की बात। तो यहाँ पर मतलब संसदीय प्रणाली की बात करेंगे, संघीय सरकार की बात करेंगे तो यहाँ पर शक्तियां केंद्र और राज्य के मध्य विभाजित रहती है, यानी यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है। संसदीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, सॉरी संघीय सरकार में। आगे है आपका संसदीय प्रणाली। तो मैं जो बता रहा था वो संघीय सरकार का था, लेकिन अब संसदीय प्रणाली की बात आती है। तो संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? गौरी ने सर जी क्लास के आने से पहले ही कर दिया था, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और थोड़ी और लोगों ने क्या, आई एम यूनिक, अलग आंसर करूंगी। बिल्कुल, तो ठीक है, अलग आंसर का मतलब ये थोड़ी है कि सही गलत देना है भाई, पढ़ लो। बिल्कुल, आज आदित्य चौधरी सबसे अच्छी बातें कर रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, गुस्सा ना करो कोई भी। रूही का आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौरी का आंसर है बी। तो यहां पे क्या है, संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखना कि संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल हमेशा संसद के प्रति यहां पर उत्तरदायी होगा, संसद के अंदर, संसद के लिए उत्तरदायी होता है। और यहाँ पे इसमें जो मुखिया होता है, जो मुखिया होता है मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का, वो कौन होता है? वो होता है पीएम, प्रधानमंत्री। इसको हेड कौन करता है? पीएम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो आर्टिकल 75 राष्ट्रपति के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और मुखिया चुना जाता है, जिसका है जो है आपका प्रधानमंत्री। सर आज मुझे डर लग रहा है क्लास में, इसलिए ऐसी बातें करनी पड़े। क्यों, किस बात का डर लग रहा है भाई? हाँ जी बिल्कुल, चित्रांशी, रिदित कुमारी, चित्रांशी। अब तो अलग आंसर क्या, सेम आंसर दिया है, पीएमई आंसर है इसका। इसका आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? आज किसी ने झूठ बोला है। आदित्य चौधरी, हर्ष, बी आंसर आ चुका है। आंसर शिखा कुमारी का, ऋतु कुमारी का, शिवा, ऋषभ राजपूत का, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। और बुध जो है ये लगभग आपका 84 दिन में, 84 दिन में क्या कर लेता है? एक परिक्रमा पूरी कर लेता है सन की।
ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर ये क्या करता है, 87 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके बाद में अगर बात करूं शुक्र की बात करूं तो शुक्र जो है वो आपका लगभग 224 दिन में पूरी करता है। पृथ्वी आपकी 365 दिन में करती है। मंगल की बात करेंगे तो लगभग इसके 2 वर्ष हो जाते हैं। और बृहस्पति की बात करें तो इसमें दिया नहीं है लेकिन 12 वर्ष लगते हैं। शनि की बात करूं तो लगभग 29 वर्ष लगते हैं। यूरेनस की बात करूं तो इसे 84 वर्ष लगते हैं। वहीं नेपच्यून की बात करूं तो उसे 164 वर्ष लगते हैं। तो ये क्या है, ये क्रम है आपका कि सूर्य के चक्कर लगाएगा किस तरीके से, कितने दिन में होंगे। और याद रखना इसके बारे में बात किसने की थी, इसने किसने बताया था, केपलर ने बताया था, जो यहां पर कितने दिन में कितनी परिक्रमा करेगा। अब केपलर की अकॉर्डिंग कैसे बताया, केपलर ने एक 3 नियम दिए थे और तीसरा जो नियम था, इनका जो तीसरा नियम था केपलर का, वो तीसरा नियम क्या था, आप इसे फिजिक्स में पढ़ते हो लेकिन भाई यूज दोनों का ही होता है। तो केपलर का तीसरा नियम है जिसे हम लॉ ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिवॉल्यूशन। लॉ ऑफ रिवॉल्यूशन क्या कहता है कि जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी और आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो आपका दूरी बढ़ती है तो आवर्तकाल भी बढ़ता है। इसी तरीके से जो ग्रह जितना दूर है उतना ज्यादा आवर्तकाल होगा, उतना ज्यादा उसका टाइम लगेगा उसे परिक्रमा करने में। किसने बताया था, केपलर ने बताया था। और केपलर का ये तीसरा नियम है। और केपलर ने ही बताया था कि पृथ्वी जो है और जितने भी ग्रह हैं ये किस पाथ में परिक्रमा करते हैं, ये आपकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। केपलर से पहले सबको लगता था कि सर्कुलर मोशन में आपकी परिक्रमा होती है, लेकिन ये दीर्घ वृत्ताकार का परिक्रमा करते हैं केपलर के अकॉर्डिंग, आपका प्रथम नियम कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। चश्मे सिस्टर पढ़ लो, ये भाई हमें तो यहाँ पे पता ही नहीं है कौन चश्मे से कौन चश्मा पहनता है कौन नहीं पहनता है। झूठ बोले कौवा काटे। लो यहाँ अलग ही चल रहा है, बददिमाग सटाप पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आंसर आ चुका है। तो यहां पे पूछा गया कौन सा देश कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है, और जो यहां पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में है वो बिल्कुल सही है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में बांग्लादेश यहां पे आंसर सही है। और यहां पे एक और बात याद रखना कि जो आपकी कपड़े की इंडस्ट्रीज हैं, तो कपड़े की जो इंडस्ट्रीज हैं ये सबसे ज्यादा कहां पर हैं, ये भी आपका कहां पर है, ये भी आपकी बांग्लादेश के अंदर है। लेकिन हाँ, कच्चे जूट में भारत और बांग्लादेश के बराबर ही बराबर है। तो आप अगर ये भी कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि कच्चे जूट का उत्पादक सबसे ज्यादा कौन है, वो भारत है। लेकिन कहीं पर आप देखोगे 2024 की अगर अपडेटेड चीज देखोगे तो 2024 के अकॉर्डिंग हम पॉइंट में कुछ पीछे रह गए हैं, बांग्लादेश इसमें आगे निकल चुका है। भाई शिवा राजपूत ऑप्शन नंबर बी नहीं है, सी ही होगा, गैंगस्टर है। ठीक है, हाँ ये नहीं कह रहा मैं कि भारत नहीं है। 2024 का जो अपडेटेड है, अपडेटेड तो आपका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन अगर जिस टाइम पे पूछा गया था ये क्वेश्चन, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आंसर देखोगे तो आपका आंसर है भारत। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा आंसर देना है, भारत देना है या फिर बांग्लादेश देना है। पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका भारत है। लेकिन अगर आपने जुलाई के बाद में अगर देखा होगा तो आपका बांग्लादेश जो है वो थोड़ा सा आगे निकल चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि हम फिर उसको पीछे कर देंगे, वो अलग बात है। अब आती है राज्य की बात। तो इसको मैं बता चुका हूं कि राज्य अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो भारत में पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे ज्यादा यहां पे जूट का उत्पादन करता है। बिल्कुल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल शिक्षित व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी है। तो भारत में कुल शिक्षित जनसंख्या कितनी है, हमें यह बताना है। कितने साक्षर व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पे। ए है आपका 67, बी 77, सी 87, डी 97। तो भारत में 2011 के अकॉर्डिंग कितने शिक्षित व्यक्ति हैं, बता दो आंसर क्या होगा इसका। गोमती से साहब की शादी का है भाई, यहाँ पे तो कार्ड भी बटने लग गए। पढ़ाई के अलावा सारी चीजें हो रही है, कोई शादी कर रहा है, कोई बददिमाग बोल रहा है, कोई शटअप बोल रहा है, कोई गुस्सा दिखा रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही है भाई। और यहाँ पे आदित्य चौधरी ने आंसर दिया है 77, और आकाशदीप भी बता रहे हैं बी, रूही का आंसर बी, ऋतु कुमारी बता रही हैं सी, गौरी देख लो सर।
तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, 77 करोड़ जो हैं वो यहाँ पर क्या हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज की बात की जाए तो 74% भारत की लिटरेसी रेट है। तो भारत की जो लिटरेसी रेट जिसे हम साक्षरता दर कहते हैं वो कितनी है, 74% है। जिसमें अगर मैं पुरुष और स्त्री को अलग कर दूं तो वैसे नहीं, लेकिन फिर भी पुरुष और स्त्री को अलग अलग बताया जाए तो आपकी पुरुष की जो साक्षरता है वो आपकी 82% है, और स्त्रियों की बात करें यानी यहाँ पे स्त्री ये लिख गया, स्त्री की बात करें, स्त्री 1 और स्त्री 2 जो भी थी इसकी बात करें तो ये कितनी है, 65% है। कितना है, 65%। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसकी है तो सबसे ज्यादा है आपकी केरल की। किसकी है, सबसे ज्यादा है केरल की। और केरल की अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है ये याद रखना, 93% है। तुक्का लगाया था तो तुक्का सही बैठ गया है। और सबसे कम पूछा जाए तो कम किसकी है, तो कम है आपकी बिहार की। अच्छा बिहार की कितनी है ये बता दो, आप बता दो लिटरेसी रेट बिहार की कितनी है। सबसे ज्यादा मैंने बता दी, कम आप बता दो। वाओ नाइस तुक्का, वाओ सैफ अली खान बन गया मैं तो, वाओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। सर भाई गुस्से में हो लेकिन आंसर, भाई आंसर दे दो, गुस्से में ही दे दो, लगा लो। नेक्स्ट आ गया भाई, ओ इंटेलिजेंट। मालदीव आंसर आ चुका है सबका, मालदीव। तो यहाँ पे मालदीव आंसर बिल्कुल सही है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिम्स्टेक में कौन सा देश सदस्य नहीं है तो वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मालदीव। मालदीव भारत नेपाल भूटान में कौन नहीं है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1997 में। तो 1997 में इसकी स्थापना होती है। तो पहले ये क्या हुआ करता था, पहले इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, बांग्लादेश भारत श्रीलंका और बांग्लादेश भारत श्रीलंका और इसके अलावा थाईलैंड। तो ये कभी क्या हुआ करता था, ये आपका बिस्ट नाम से हुआ करता था, बिस्ट के, ठीक है, या बिस्टेक कहते थे। लेकिन इसके बाद में इसमें कौन शामिल हुआ, म्यांमार शामिल हुआ, तो इसे बिम्स्टेक कहने लगे। लेकिन अब होगा क्या, जैसे जैसे इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ती गई तो इसका नाम भी चेंज करने की नौबत आ गई, इसलिए फिर बाद में इसका नाम ही चेंज कर दिया गया। अब इसको बिम्स्टेक की जगह पे बिम्स्टेक ही कहा जाता है बस। पहले इसे कहा जाता था बांग्लादेश, पहले क्या बोला जाता था, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इस तरीके से चलता था। अब क्या है, बांग्लादेश का अब यहाँ पे कौन शामिल हुआ, यहाँ पे भूटान शामिल हो गया, यहाँ पे नेपाल शामिल हो गया, यहाँ पे म्यांमार शामिल हो गया। जब म्यांमार शामिल हुआ तब इसे बिम्स्टेक बोला गया। लेकिन जैसे ही नेपाल और भूटान शामिल हुए तो फिर इसको बिम्स्टेक का बिम्स्टेक तो रहने दिया, लेकिन हमने जो भारत आपका बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड बनाया था, इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया और इसका नाम क्या बता दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये है आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, और आप चाहो तो लिख लो। अब तो अमेरिका का नेटवर्क लगाना पड़ेगा 2029 में। हाँ भाई अमेरिका का आएगा तो लगा लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो हम जानते हैं 7 सिस्टर्स को, 7 सिस्टर्स का जो सदस्य नहीं है इसका आंसर आपको देना है। तो भाई जो भी यहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। भारत में भी सिस्टर्स हैं, देख लो 7 सिस्टर्स। सर मैं जा रही हूँ क्योंकि हालत बेहोश होने को है। ऐसा क्या हो गया है रूबी, क्या हुआ तुम्हें? मैं हूँ 7 सिस्टर्स। चलो यहाँ पे बात आती है 7 सिस्टर्स की। तो याद रखना 7 सिस्टर्स की जब भी बात आए तो ये रखना कि हमारे पास में जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपका कौन पड़ता है, सबसे ऊपर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो आपका कौन है, नागालैंड। और नागालैंड से नीचे आएंगे तो आपका होता है मणिपुर। मणिपुर से सबसे लास्ट में है आपका मिजोरम।
अब मिजोरम पर इंडिया का जो है फिर उसके बाद में समुद्र आ जाता है, मिजोरम की जगह पे ऊपर जाते हैं तो आपका मिजोरम के ऊपर आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा से और ऊपर जाएंगे तो आता है कौन, मेघालय, और मेघालय से ऊपर जो है वो कौन है, वो है आपका असम। तो इस तरीके से आपके 7 सिस्टर, 7 बहनें जो हैं वो ये हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो इन लोगों को, इनको क्या कहा जाता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं, ये कहा जाते हैं क्या, 7 सिस्टर्स। जब मैं इसमें सिक्किम को ऐड कर लूंगा तो ये क्या 7 है, अगर इसमें यानी 7 सिस्टर्स को ऐड कर लो, 7 सिस्टर्स को ऐड करने के साथ साथ इसमें एक और ऐड कर दूं, कौन, सिक्किम को ऐड कर दूं, तो सिक्किम को ऐड करने पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये भी याद रखना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करेंगे तो 8 हैं, लेकिन सिस्टर्स की बात करेंगे तो 7 हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करेंगे तो उसमें सिक्किम ऐड हो जाएगा, किसके साथ में, 7 सिस्टर्स के साथ में। तो 7 सिस्टर्स का नाम ये है, इनमें अगर सिक्किम को ऐड कर दूं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन जाएंगे, और ये होते हैं 8। और अगर मैं से एक सिक्किम को घटा दूं तो आपका कौन बन जाएगा, तो 7 सिस्टर्स बन जाएगा। अब इसमें कौन शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, जिसका आंसर है सिक्किम। ठीक है, तो जो है आंसर। सर जी और कितने क्वेश्चन हैं, हाँ जी बिल्कुल, चित्रांशी सही था, रूबी कोई नहीं है सर जी, और ठीक है, अभी बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, भारत की संसद के द्वारा पर्या 7 ब्रदर्स के नाम भी बता दीजिए भाई। अगर तुमने फिल्म देखी होगी घातक, तो आपको 7 भाइयों के नाम पता चल जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा है कातिया। इसकी बात करते हैं। भारत की सबसे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था वो कब आया था, 1986 में आया था। और यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल चित्रांशी, शिवा राजपूत, सभी का आंसर 1986 है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और यही है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट चल रहा था ना, लास्ट क्वेश्चन भी आ गया। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपके सामने आंसर आ चुका है, हाँ कातिया ही आंसर था, और क्या 7 ब्रदर, सातों को एक साथ मारूंगा, आंसर नहीं, वो सुना नहीं है डायलॉग। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो स्थायी सदस्य की बात करेंगे तो यूएन क्या है, यूएनओ में, यूएन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास में कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर हैं। और इस 15 मेंबर की मैं बात करूंगा तो इस 15 मेंबर में 5 जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके परमानेंट मेंबर, जिसे हम P5 के नाम से जानते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके अस्थाई यानी टेम्परेरी मेंबर। तो 10 मेंबर कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके टेम्परेरी बेसिस पे, या फिर अस्थाई मेंबर कहा जाता है। स्थाई और अस्थाई की बात आती है तो यहाँ पर भारत इन दोनों में से किस में शामिल है, तो भारत इसमें शामिल है अस्थाई सदस्य में। और P5 की अगर मैं बात करूंगा, परमानेंट 5 की बात करूंगा, तो इसके अंदर कौन से आते हैं, तो इसके अंदर आता है यूएसए, यानी यूएसए के अलावा यहाँ पे आता है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के अलावा यहाँ पे कौन आता है, फ्रांस के अलावा आता है आपका रूस। रूस के अलावा कौन है भाई, रूस के अलावा है आपका चीन, और चीन के अलावा बचा कौन, यूके। तो ये 5 देश हैं जो आपके P5 यानी परमानेंट 5 के अंदर आते हैं। इनके अंदर क्या होता है, अगर किसी देश को कोई भी चीज पारित करनी है, यानी अगर कोई भी पारित करना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर होगा, अगर किसी देश को, इन 5 मेंबर में से किसी देश को अगर पसंद नहीं आता तो वहां पर वो क्या लगा सकता है, वीटो पावर लगा सकता है। किसी भी एक देश ने अगर वीटो पावर लगा दी, इन 5 में से किसी एक ने लगा दी, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, चाहे बाकी चारों ने उसको क्या दिया हो, बाकी 4 ने उसको क्या दिया हो, उसको हाँ बोला हो, लेकिन 5वें ने अगर मना कर दिया तो वो मना ही है। ये होता है आपका वीटो पावर। और जो अस्थाई सदस्य चुने जाते हैं ये बस 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के बाद में इनमें चुनाव होता है, फिर इसमें से मेंबर चुने जाते रहते हैं। और मैं बात करूं कि यूएन की स्थायी सदस्यता की मांग कौन करता है, भारत कर रहा है। लेकिन भारत के लिए अड़ंगा कौन डालता है, तो भारत के लिए अड़ंगा डालता है कौन, भारत के लिए अड़ंगा डालता है चीन। चीन चाहता ही नहीं है कि भारत स्थायी सदस्य बने, और भारत की बढ़ती ताकत बता रही है कि वो यूएन का स्थायी सदस्य बनेगा। लेकिन जब तक चीन है नहीं चाहेगा तब तक आपका क्या होगा, तब तक मेंबर नहीं बना जा सकता। तो सबसे पहला हमारे बीच में जो अड़ंगा डालता है वो है आपका चीन। बाकी सभी देशों के द्वारा क्या होता है, यूएसए, फ्रांस, रूस, ये और आपका यूके, ये सभी देश भारत को चाहते हैं कि ये इसको बनाया जाए, लेकिन क्या होता है, चीन मना कर देता है, वीटो लगा चुका है एक बार। ठीक है, अगर मैं यहाँ के महासचिव की बात करूं, यूएन के जो महासचिव हैं वो कौन है, वो हैं आपके एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है इनका, एंटोनियो गुटेरस।
ठीक है, तो इनके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगर मुख्यालय की बात करोगे तो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जाओ आप लोग, बाय बाय। अध्यापक महोदय, जापान पर ताला लगाओ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप आंसर तो बताए ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 जापान। और हाँ, जापान भी उन देशों में शामिल है जो आपका स्थायी सदस्य वाले चाहते हैं। तो जापान और भारत दोनों उसी लाइन में खड़े हैं कि हमें यहां पे क्या बना दिया जाए? परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं आप लोग, ठीक है? थैंक्स भाई। चीन भारत का दुश्मन है, बिल्कुल दुश्मन तो है ही। हाँ, उत्तर जापान होगा, बिल्कुल एकदम राइट, बिल्कुल नाइस। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। और आज की क्लास में आपको, मुझे लगता है आपको सबको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आया होगा। आपको देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आप करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि एसएससी जीडी का लेवल ये रहेगा। आपको बस इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो कहते ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो क्या करेंगे? हमें प्रैक्टिस करते रहो, कभी ना कभी आप परफेक्ट बनोगे। और परफेक्ट बनने के बाद में आपके आंसर निकलेंगे, और आंसर निकलेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर भी निकलेगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। एग्जाम क्वालिफाई होगा तो आपकी जॉब भी लगेगी। डोप क्लास, ओहो नशे वाली बहुत ही थैंक यू सभी को, अगर अच्छा लगा हुआ है। और ये भी आपको याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन लगाओ, ये देखो कि मैंने कितने सही दिए हैं। वो अलग बात है कि तुक्का लगाया, कुछ भी लगाया, पता तो चले कि हाँ मैंने कितने सही दिए हैं। बहुत ही अच्छी क्लास लगी। वैसे नहीं लगती, आज की अच्छी लगी है, इसका मतलब ये है कि बाकी को ऐसे ही है। तो भाई अच्छी लगी है तो भाई सेशन को लाइक भी कर देना है। लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। और जो नए साथी मेरे साथ में जुड़े हैं उनसे मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हैं इनका भी यही है कि ये भी लोग आगे लोगों को भेजें और उनसे कराएं सब्सक्राइब। कह दो कि भाई कर लो, एकदम करेले की तरह थी, कड़वी। चलिए, आज की क्लास में 21 में से 19 प्रश्न सही थे, बिल्कुल आदित्य चौधरी। तो फिर तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है कि अगर आपके 21 में से 19 सही हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल यही आता है एसएससी जीडी में। और एसएससी जीडी का अगर एग्जाम आप देने जाओगे तो मुझे लगता है जीएस आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो करंट अफेयर्स का लेवल है वो कम रहता है। करंट अफेयर की क्लास, करंट अफेयर जो रहता है ना, यहाँ पे बस 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 और लास्ट 3। सारी क्लास अच्छी होती हैं, लेकिन आपने तो बोला आज की क्लास अच्छी थी, तो ठीक है। चलो, आज की क्लास में बस इतना ही है। फिर अगर आप, हाँ एक और बात बता दूं कि शाम की क्लास जो हो रही है साइंस की क्लास, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। कल क्लास साइंस की भी नहीं हो पाई थी, कल क्लास जीएस की भी नहीं हो पाई थी। तो जीएस और साइंस की क्लास ना होने का रीजन मैंने बता दिया था कि कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाती। हो सकता है आज शाम की जो क्लास है आपको रिकॉर्डिंग बेस पर दी जाए, क्योंकि अगर कोई काम अगर पड़ता है तो वो क्लास आपको रिकॉर्डिंग बेस पर मिल जाएगी। ये कन्फर्म है कि वो क्लास आज होगी जरूर, चाहे वो आपको लाइव मिले या फिर रिकॉर्डिंग बेस पर मिलेगी जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।